नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और मेरे साथ समीर हैं और मेरे साथ आरती। देखिए, हर आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो ये जानते होंगे कि हर टीम की अपनी एक पसंदीदा पिच होती है। ऑस्ट्रेलिया उछाल वाली पिच पे बहुत अच्छा खेलता है। न्यूजीलैंड असामान्य पिच पर बहुत अच्छा खेलता है। भारत सपाट पिच के का बादशाह है। तो हर किसी का अपना पिच होता है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिच है एसटी। लेकिन अभी कौन दुश्मन है, कौन सहयोगी है, कौन सी राजनीति चल रही है, किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है। आप अगर अब तक झारखंड विधानसभा का सत्र को देख रहे होंगे, बजट सत्र में, तो बजट सत्र में आपको कुछ चीजें दिखी होंगी। अव्वल आपको दिखा होगा कि पहले 2 से 3 दिन आपने देखा होगा कि बीजेपी एक्टिव थी। तो बीजेपी की ओर से जो नेता एक्टिव थे, सीपी सिंह एक्टिव थे, नवीन जायसवाल एक्टिव थे, सत्येंद्र नाथ तिवारी एक्टिव थे। एक रेस चल रही थी कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। बाबूलाल मरांडी बन गए। अब उसके बाद बाबूलाल मरांडी बन गया तो बीजेपी एकदम में बैकफुट पे चली गई है। अब सरकार को कौन घेर रहा है? मंत्री को घेर रहा है प्रदीप यादव, कांग्रेस। प्रदीप यादव घेर रहे हैं इरफान अंसारी, अपने ही पार्टी के मंत्री हैं। इरफान अंसारी बोल दे रहे हैं सुदीप सोनू को लटर पटर। तो मतलब मथुरा महतो घेर रहे हैं योगेंद्र प्रसाद महतो को। तो मतलब किसको कौन घेर रहा है, राजनीति में चल क्या रहा है। और इसके बीच में बीजेपी की स्थिति ऐसा है जैसे मेरी स्थिति, कभी मैं आपको देख रहा हूँ, कभी समीर को देख रहा हूँ, कभी आपको देख रहा हूँ, कभी समीर को देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मतलब एकदम काट का उल्लू बन के बीजेपी जो है वो तमाशा देख रही है। अभी तक के विधानसभा सत्र को देखिए तो क्या दिख रहा है? देखिए सबसे पहले तो यही है कि जो आपने कहा कि बिल्कुल काट के उल्लू की तरह विपक्ष की स्थिति एकदम वैसी ही है कि विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे बोलना क्या चाहिए। पहले शुरुआत के 2-3 दिन आपने देखा कि सिर्फ इसमें चला गया कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, तो 1-2 नए जो चेहरे थे उनके सुर बहुत तेज नजर आए। जैसे सीपी सिंह को ले लीजिए, उनके जो बगावती तेवर शुरुआत में नजर आए, इससे लगा कि शायद वो नेता प्रतिपक्ष बन भी जाए तो अब वही लीड करेंगे विपक्ष को सदन में। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब तय हो गया कि भाई बाबूलाल मरांडी अब इसे लीड करने वाले हैं, उसके बाद से अब तक खासकर पिछले 2-3 दिनों की आप तस्वीर देखें, होली के एक दिन पहले और जब होली के बाद छुट्टियों से वापस लौटे सब, उसके बाद विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। विपक्ष एज अ बैकग्राउंडर या कहे कोरस की भूमिका निभाता नजर आया है। ये सिंपल सी बात है। कौन घेर रहा है सरकार को? सरकार से सवाल कौन कर रहा है? तो कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के विधायक मैंने इसलिए कहा क्योंकि जेएमएम के नेता ज्यादा मुखर नहीं दिखे किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन कांग्रेस के विधायक, उसमें भी खासकर प्रदीप यादव ने सबसे ज्यादा अगर सवाल किए हैं सरकार से तो उसमें फंसे हैं योगेंद्र बाबू। योगेंद्र बाबू को उन्होंने जिस तरह से लताड़ा है, जितने सवाल किए हैं, हालत एक बार ऐसी आई कि सुदीप सोनू को बचाव करने के लिए बीच में खड़ा होना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए ये नहीं बोल पा रहे हैं, ये समझा नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने समझाया। एक चीज वो हो गई। अब आज की तस्वीर ले लीजिए। आज स्वास्थ्य बजट पर चर्चा हो रही थी, उसमें जब सवाल किया गया तो इरफान अंसारी से जैसे ही सवाल किया गया तो इरफान अंसारी शायद उनके उनके बचाव में खड़े हुए थे। सुदीप सोनू उनके बचाव के लिए खड़े हुए, लेकिन वो समझ नहीं पाया इरफान अंसारी, और इरफान अंसारी ने उन्होंने कहा कि फुदकते रहते हैं किसी भी बात में। तो ये चीज थी, थोड़ी सी भाषा अमर्यादित नजर आई। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आया। सदन में आप देखिए तो सिर्फ सत्ता में जो बैठे लोग हैं वही आपस में सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। अभी तक तो यही दिखा है। समीर भाई, मतलब विपक्ष कहाँ है? विपक्ष इसलिए कहाँ है हम पूछ रहे हैं क्योंकि शुरुआत से चलिए हम देखते हैं। पहले दिन बालू को लेकर के जब घेरा जा रहा था तो उसके बाद फिर मथुरा महतो खड़े हुए थे। मुझे याद आ रहा है मथुरा महतो ने योगेंद्र प्रसाद से सवाल पूछा था कि भाई बालू जो है उसको खनिज में आप रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ठीक है, योगेंद्र प्रसाद कुछ जवाब दे रहे थे, मथुरा महतो बोले फिर हम सवाल का पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। समीर मोहंती ने रामदास सोरेन से सवाल पूछा था, रामदास सोरेन जवाब दिए, फिर समीर मोहंती खड़ा हुए कि भाई हम पूछ क्या रहे हैं, जवाब के। लास्ट में शिल्पी नेहा तिर्की को खड़ा होना पड़ा बचाव करने के लिए। फिर अगले दिन आते हैं, अगले दिन फिर से प्रदीप यादव चढ़ बैठे कि भाई पेयजल स्वच्छता विभाग का ये घोटाला जो भारत मित्र की खबर है, तो ये इसमें आप क्या, इनको तो बचा रहे हैं आप इंजीनियर्स को। इसमें योगेंद्र प्रसाद पर सब कोई चढ़ बैठे, विपक्ष चू तक नहीं बोला। उसके बाद फिर देखिए आप बजट में कटौती प्रस्ताव जो है, कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, कल्पना सोरेन उसमें बोल रही थी, पूर्णिमा साहू उसमें बहुत अच्छा बोली। नो डाउट पूर्णिमा साहू अच्छा बोली, पूर्णिमा साहू जबरदस्त बोली। लेकिन फिर से वही, फिर स्वास्थ्य विभाग पर जब चर्चा हुई तो प्रदीप यादव चढ़ बैठे आज। तो मतलब
कहने का ये है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम सत्ता पक्ष में ये हो रहा है, चल ये रहा है कि मेरे विभाग, मेरा जो मंत्री है उसको कांग्रेस छीलेगी, कांग्रेस वाले जो मंत्री उसको जेएमएम छीलेगा। कैसे? देखिए, अमित माथुर याद कीजिए, वो मामला दीपिका पांडे को जवाब देते नहीं बन रहा था कि नहीं वो तो सीएम के पास है मामला, हो ठीक है आपको पर्सनली बताऊंगी, ये वो दिस दैट। उसी तरीके से आज इरफान अंसारी के पास जवाब नहीं था, ठीक है, सुधीर सोनू से तो भिड़ गए। किस तरीके से, देखिएगा क्या ये मतलब मंत्री पद नहीं मिल पाया है उस बात। देखिए एक चीज जो मैंने महसूस की, मथुरा महतो, भाई मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, छील रहे थे। किसको छील रहे थे? योगेंद्र प्रसाद महतो। काय छील रहे थे? मथुरा महतो का मंत्री बनना था, योगेंद्र प्रसाद बन गए। स्टीफन मरांडी खड़ा हो गई, योगेंद्र प्रसाद महतो को छीलेगा है, भैया तय था उनका बनना, नहीं बन पाए। तो कुल मिला करके एक चीज, वो खुन्नस एक चीज है, और दूसरी खुन्नस ये है कि उन मंत्रियों को और छीला जा रहा है जिन मंत्रियों में इन विधायकों की चल नहीं रही। कहा जा रहा है कि भाई कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ सिर्फ सीएम की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अब ग्रामीण विकास ऐसा है जहाँ सीएम की नहीं चलती, वहां दीपिका पांडे की खुद की चलती है। तो ऐसी स्थिति में अमित महतो वहां पर पहुंचे कि भाई हमको वहां पर चीचा लेकर करना, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहला तो आपने पूछा था विपक्ष है कहाँ, तो विपक्ष सदन के बाहर है। बोलने नहीं दिया जा रहा, वॉकआउट करेंगे, जवाब नहीं मिल रहा, वॉकआउट करेंगे। अब ऐसा लग रहा है ना कि बीजेपी सदन में वॉकआउट करने के लिए जा रही है। छोटा सा भी कुछ बात होता है, आप देखिए हमेशा जब से सदन हो रहा है, एक नोटिस आप 1 या 2 दिनों को छोड़ दीजिए, जब भी चर्चा होती है 2 से 3 बजते बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा विधायक आपको सदन के बाहर मिलेंगे, वो वॉकआउट कर जाते हैं। या तो विधायकों को सदन में मन नहीं लग रहा क्योंकि संख्या बल नहीं है, मुद्दा नहीं है, संख्या बल नहीं है। और जितने भी बड़े मुद्दे जो अखबारों में हेडलाइंस बने, जो हमने चलाया, जो हमने उठाया, सारे टीवी चैनलों में चले, वो सारे मुद्दे सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से उठाए गए थे। बीजेपी के शायद ही आपको कोई मुद्दे दिखेंगे। रोजगार की बात हो, आप देखिए कितनी बीजेपी मुखर हुई। एक तो बना बनाया मुद्दा था आपके पास, ज्यादा मुखर नहीं हो पाई, ज्यादा इसका माइलेज नहीं दे पाई, जबकि कई मुद्दे थे, लेकिन उतना मुखर होकर नहीं वो लोग बोल पाए। स्वास्थ्य विभाग का मामला ले लीजिए, सब सत्ताधारी दल के जो विधायक है सो सब उठ के खड़े हो गए। आज जो हुआ इरफान अंसारी के साथ, मतलब इरफान अंसारी तो ऐसा लग रहा है ना कि वो हो गए हैं कि खड़े पत्थर मारो, कहीं से मुझे मारो, वो ऐसा काम कर रहे। एक मंत्री की गंभीरता क्या होती है उन्हें भी समझनी चाहिए। कुछ भी हो रहा है, इरफान अंसारी सामने खड़े हैं, कहीं से भी पत्थर चलो, चोट किसको लगा? इरफान अंसारी को। ये वाला हालत हो गया इरफान अंसारी। थोड़े वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि जब कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त सीपी सिंह जब बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने जब गृह विभाग को लेकर सवाल किए, उस वक्त ऐसा लगा कि हाँ, विपक्ष के पास थोड़ा एक मुद्दा बचा था जिस पर कोई अगर बेहतर तरीके से बोल भी सकता था तो वो सीपी सिंह थे विपक्ष की तरफ से। उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा कि पुलिस विभाग क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। उन्होंने हालांकि इसे भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कही गई, सरकार की तरफ से ये कहा गया। दीपिका पांडे सिंह खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिकता का मुद्दा सिर से पांव तक लेकर खड़ी रहती है बीजेपी, और यहाँ भी वही चर्चा हो रही है। लेकिन उस चर्चा को सुनना बहुत इंटरेस्टिंग था, जिस तरह से उन्होंने गिनाए, फर्क बताया। उन्होंने ये कहा कि क्यों सरकार एक तरफा व्यवहार करती है, क्यों पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, ये सुनना चाहिए। लेकिन उसके बाद हेमलाल मुर्मू ने जो जवाब दिया वो भी बड़ा दिलचस्प था। हेमलाल मुर्मू ने बताया कि भाई कैसे क्या हुआ है, लेकिन हेमलाल मुर्मू ने 2 बार बाबूलाल मरांडी का भी नाम लिया। जब वो पहले मुख्यमंत्री बने और सरकार गिरी, तो सरकार कैसे गिरी, क्या बातचीत हुई थी, उसका जब खुलासा किया, और क्यों जब वो बीजेपी में थे तो छोड़कर वापस जेएमएम लौट आए, इसका भी खुलासा हुआ। तो बाबूलाल ने ये भी कहा कि भाई आपने मेरा नाम लिया ये सही है, लेकिन अगर मैंने सरकार गिराई थी तो आप भी शामिल थे। ये दिलचस्प था। तो आज थोड़ा बहुत सदन में ये लगा कि विपक्ष की भूमिका है, सार्थक हुई है, लेकिन वो थोड़े से वक्त को अगर आप छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विपक्ष नजर आया है। संख्या बल कम होने का फर्क नहीं होता। आप एक अकेले जयराम महतो को देख लीजिए, जेएलकेएम का सिर्फ और सिर्फ इकलौता विधायक सदन में है, लेकिन ऐसा कोई दिन सदन का गुजरा नहीं होगा जब जयराम ने अपनी पहचान सदन में नहीं छोड़ी होगी। उनका हर एक मुद्दा सदन में गूंजता है। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जब जब जयराम महतो ने सवाल किया है,
मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर उनके सवालों का जवाब देते नजर आए हैं। कल भी जब जयराम ने सवाल किया था तो इरफान अंसारी समझ नहीं पा रहे थे कि जवाब क्या होना चाहिए। मुख्यमंत्री खुद खड़े हुए और उन्होंने समझाया। ये मामला था, देखिए, जो धान खरीद, जो फसल खरीद होता है, जयराम ने कहा कि भाई एकमुश्त अगर वेतन विधायक ले सकते हैं तो एकमुश्त राशि किसानों को क्यों नहीं मिलती है, किसानों को ये हक क्यों नहीं होता है। तो वो समझाने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो नाकाम रहे। तो मुख्यमंत्री खुद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए राइस मिल बन रहा है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जटिल होती हैं, उन्हें जब तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तो नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी चीज है। तो जरूरत क्वांटिटी की नहीं है, जरूरत क्वालिटी की है, और ये क्वालिटी विपक्ष को दिखानी पड़ेगी। एक एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां विपक्ष फेल हो रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि हेमंत सरकार अपनी ही पिच पर घिरती भी नजर आ रही है। हाँ, देखिए, हेमंत सरकार की खासियत क्या थी? हेमंत सरकार की खासियत ये है कि उसको एसटी वोट्स भरपूर झोली भर भर के हाँ। मिले, राइट? झोली भर भर के एसटी वोट्स मिले। लेकिन पेशा कानून पर भी जो एसटी समाज है उसकी नाराजगी, उसको लेकर के कुछ स्पष्ट जो है वो अभी तक हेमंत सरकार नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि अप्रैल तक करेंगे, लेकिन उसमें पेशा कानून में जो 1996 का एक्ट है उसके 23 प्रावधान उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर के हेमंत सोरेन सरकार कुछ साफ नहीं बोल पा रही। पहला, सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के भी हेमंत सोरेन घिरती नजर आ रही है, हेमंत सोरेन की सरकार। अच्छा, मुझे मुझे मैं बीच में आपको इसलिए काट रही हूँ कि सिरम टोली का मुद्दा, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजरा है इस मामले को लेकर, जितने तरह का बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन अब तक सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि सरहुल से पहले सॉल्यूशन एक कर बार देंगे। सदन में उन्होंने बस इतना कहा कि आप चिंता मत करिए, सरहुल से पहले सब निपटा लिया जाएगा, सब शांति होगा। लेकिन उसके बावजूद भी संगठनों को नहीं मना पाना, आक्रोश मार्च निकालना और इस तरह से मशाल जुलूस, आज की बात कही गई है, अब देखिए क्या है। लेकिन इन सब के बीच एक तथ्य आप देखिए कि तथ्यों को कैसे परोसा जाएगा इन संगठनों के बीच, वो अब तक कहीं से नजर नहीं आया है। इसलिए ये सवाल उठता है। यही सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार जो है बहुमत में तो है, लेकिन जिन जिन पॉइंट्स पर हेमंत सोरेन सरकार मजबूत थी उन पॉइंट्स पर वो घेर रही है। क्योंकि ये 2 पॉइंट्स हो गए, तीसरा जो उसका सबसे मजबूत आधार था हेमंत सोरेन सरकार का, वो है मैया सम्मान। और मैया सम्मान को देखिए कि मैया जमीन में लोट लोट के पैसा मांग रही अटक रही है। है। तो मतलब तो 18 लाख महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है। और कई तस्वीरें, कई खबरें जिलों से हमारे पास आई कि महिलाएं जा रही है, क्यों नाम कटा, कैसे नाम कटा, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लिस्ट एक टंगा हुआ है कि इसमें नाम कट गया, उसमें कई ऐसी महिलाएं जिन्हें सच में जरूरत है, वो अपने बच्चों को लेकर। नीरा यादव ने इस मामले को उठाया। नीरा यादव ने जब सदन में इस बात को उठाया तो नीरा यादव ने यही कहा कि भाई आप नाम, आपने अगर डिबार भी किया है जिन महिलाओं को, तो आप एक लिस्ट वो निकालिए जिसमें ये पता हो उन महिलाओं को कि आपने उनको डिबार क्यों किया है, ये पता होना चाहिए ना। आप देखिए धूप, कल की जो तस्वीर हमने अलग अलग जिलों की दिखाई, पलामू की तस्वीर दिखाई हमने, लोहरदगा की तस्वीर दिखाई, धनबाद की तस्वीर दिखाई, गिरिडीह की तस्वीर दिखाई। आप देखिए धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं आ रही हैं और वो लिस्ट जो प्रखंड कार्यालय में चिपकाया गया है बड़े से बोर्ड में, अब उसमें अपना नाम ढूंढ रही हैं कि मेरा नाम है क्या, इसमें मेरा नाम है, अगर नहीं है। इसी पर नीरा यादव का कहना था कि अगर आपने सत्यापन प्रक्रिया शुरू की, अगर चल रही है, बाकायदा वो लिस्ट भी लाइए जिसमें अगर नाम नहीं है तो क्यों नाम नहीं है, तो आसानी होगी उन महिलाओं के लिए। प्रक्रिया किस तरह से की जा रही थी, इस पे भी एक सवाल है। क्योंकि आंगनबाड़ी का सेविका सहायिका को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपने क्षेत्र में सत्यापन कीजिए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या व्यवस्था आंगनबाड़ी की, किसे सोचा? मेरा पर्सनल सवाल, मैं बस एक ये सवाल कर रही हूँ कि अगर ये सत्यापन प्रक्रिया अब हो रही है, तो जब ये योजना शुरू की गई उस वक्त ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि आपने बिना इस वेरिफिकेशन के सभी महिलाओं को आपने दिया? क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए आपने किया? और जब आप सत्ता में आ गए तब आपको याद आया कि ये कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कागजी खाना पूर्ति जरूरी है, तो अब आप इस सत्यापन प्रक्रिया को लेकर आए हैं। तो अगर आपने पहले किया तो ये आप ही पर सवाल खड़ा करता है कि आपने उस वक्त गैर कानूनी तरीके से किया, तो अब कानूनन क्यों आप इसे कर रहे हैं? तो गलती आप में है जिस तरीके से आप योजना लेकर आए। तो उन महिलाओं जिन्हें 2 महीने का मिला और फिर 3 महीने से उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये सवाल तो आपको जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर। मतलब वेरिफिकेशन में इतनी गड़बड़ियां हैं अभिषेक कि इस तरह की से वेरिफिकेशन हो रहा। फोन किया घर में, आपके घर में कोई सरकारी पैसा मिल रहा है? नहीं, ठीक है, हो गया। आपसे अच्छे संबंध है, आपका नाम लिस्ट में चल गया। आपसे अच्छे संबंध नहीं है, आपका नाम लिस्ट में कट गया। इस तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र, हाँ, एक खाते में 90 लाभुकों की राशि जाना
इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा आपको? पुरुषों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि जाना, मृतकों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि जाना, ये इरेगुलरिटीज, जिस अनियमितता की बात होती है, तब आप कहाँ थे जब आप ये सब भेज रहे थे? अब आप सत्यापन प्रक्रिया ला रहे हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि इसका बजट बड़ा हो गया है। पैसे आप कहाँ से लेकर आएंगे? बाकी योजनाओं का उस वक्त आपने रोक दिया पैसा और इसमें आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन अब तो कुल मिलाकर के विपक्ष के पास मुद्दे बहुत है, लेकिन विपक्ष का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हनुमान जी जब सीता जी का हरण करके रावण लेके चला गया था, तो जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि प्रभु आप उड़ सकते हैं, और आप उड़ सकते हैं तो आप जो है समुंदर लांघ सकते हैं। तो हम भी वही जामवंत, हम भी वही जामवंत बनने की, तीन जामवंत यहाँ तो हैं, तो तीनों जामवंत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु जो आप छीछा लेदर कर रहे हैं कि हम जो है उन मुद्दों, हाँ बिल्कुल, उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों को कोई नहीं पूछता। अरे इस मुद्दों पर तो आपको बाकायदा सदन में तांडव कर देना चाहिए था कि अरे पैसा कैसे नहीं दे रहे हैं। छात्रों का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया सदन में। वही जेपीएससी, वही जेएसएससी जिस पर दिन भर बवाल मचता रहा, महीनों बवाल हुआ, आपने सदन में इसका जिक्र तक नहीं किया। एसटी वोटर आपको पूछ नहीं रहा है, एसटी वोटर को लेकर के कब लागू होगा पैसा कानून, कुछ नहीं है कब लगी सीरम टोली फ्लाईओवर का समाधान कब होगा, आप वो नहीं पूछेंगे। निकाय चुनाव के लिए देखिए अभी तक हुआ नहीं है, और निकाय चुनाव पर आपने बात तक नहीं की कि भाई आप कब कराएंगे। परिसीमन पर बात होनी चाहिए, परिसीमन पर आप भाग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष आसानी से खड़े होकर सरकार को घेर सकता था, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने बैठा। नहीं, विपक्ष लेकिन कहाँ फंसा हुआ, अरे गाड़ी हिंदू मुसलमान से आगे निकालिए, वो मुद्दा अब पुराना हो गया है, अब लोग समझ गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, सबको अपना रोजी रोटी ज्यादा प्यारा है। कब तक आप भी इसमें लड़ता झड़ता और जो है हिंदू मुसलमान करते रहिए, कोई बेनिफिट कम से कम झारखंड में तो नहीं है। वो बाबा जी को करने दीजिए, बाबा जी उसमें फिट है। आप लोग यहाँ के मुद्दों पर फोकस करिएगा तो भविष्य है। नहीं तो इस बार तो मिल गए नेता प्रतिपक्ष, अगली बार ऐसा ना हो कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भी तरस जाइएगा। फिलहाल हम लोगों को इजाजत दीजिए, नमस्कार।